हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा। ये आचार्य प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइट के बाद, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मतलब मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें हमें अपनी आँखों का स्ट्रक्चर पढ़ना है। जैसे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इस चैप्टर में हमें अपनी आँखों का स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके अलावा आप देखेंगे इस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना आएंगे, जैसे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, फिर इंद्रधनुष के सातों रंग कहाँ से आते हैं, उसके बाद आसमान नीला क्यों है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, फिर स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तारे चमकते क्यों हैं। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिना आपके इसी चैप्टर में आएंगे, ह्यूमन आई, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उस चैप्टर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में लगेंगे। कैसे कि इस चैप्टर में हमें मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, और ये तो सबने सुना होगा पहले से कि हमारा मानव नेत्र जो है, जो हमारा नेत्र है, वो लेंस की तरह काम करता है। हमारी आँखें लेंस की तरह काम करती हैं। हमारी आँखों में वाकई एक लेंस लगा हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी क्लास में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हमारी आँखों में वाकई एक लेंस लगा हुआ है। और उस वाले चैप्टर में, प्रकाश चैप्टर में, हमने लेंस के बारे में पढ़ा था। हमने कौन से दो लेंस पढ़े थे? अवतल और उत्तल। हमने वहाँ पे दो लेंस पढ़े थे, अवतल और उत्तल। किस टॉपिक में आया था ये अवतल उत्तल? अपवर्तन में। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो हमने लेंस के बारे में सीखा था, वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा मानव नेत्र वाले चैप्टर में आएगा। जैसा हमने वहाँ पर सीखा था कि कौन सा लेंस है, कैसा लेंस है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम, उसके बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये सारी चीज़ें, सारे रूल्स हम इसके पहले पढ़ चुके हैं अपवर्तन में। वही सारे रूल्स इस बार फिर से मानव नेत्र पर लगेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये चैप्टर समझना है मानव नेत्र वाला, तो उसके पहले आपको लेंस का टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। लेंस का टॉपिक पता होना चाहिए मतलब लेंस की इमेज फॉर्मेशन, कि लेंस कैसी इमेज बना रहा है, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से पहले पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम मानव नेत्र का समझ सकते हैं। लेंस में जो हमने रे डायग्राम्स बनाए थे, वही कुछ वैसे ही रे डायग्राम्स इस मानव नेत्र वाले में भी आएंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले लेंस वाले टॉपिक को समझना होगा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं, उसके पीछे का रीज़न जानेंगे कि तारे क्यों चमक रहे हैं, आसमान नीला क्यों है, इंद्रधनुष के रंग, ये सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब देखिए, ये चैप्टर जो है आपका, वो दो चीज़ों से बना है। पहला तो मानव नेत्र, उसके बाद रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले हम नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, अपनी आइज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। उसके बाद आँखें ऐसा क्या करती हैं, आँखों के पीछे, आँखों के काम करने के पीछे ऐसा कौन सा लॉजिक लग रहा है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हम आँखों से चीज़ें देख पाते हैं। हम आँखों से ये चीज़ें क्यों देखते हैं, ये वाली चीज़ आपको इसमें समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमें मानव नेत्र पढ़ना है, मानव नेत्र के बारे में डिटेल में, उसका स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, मानव नेत्र काम कैसे करता है, ये सब चीज़ें। उसके अलावा आपको एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या? हमें तो पता है कि आंखें काम कैसे करती हैं, पर कई बार हो जाता है कि आंखों में कुछ गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से दिखने में प्रॉब्लम होती है, या तो धुंधला दिख रहा है या तो दिख ही नहीं रहा है। तो वो सारे दोष हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा उन दोषों को हम कैसे सही कर सकते हैं, मतलब आंखों में जो डिफेक्ट हो गया है उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, मतलब उस दोष का निराकरण कैसे करेंगे, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो मानव नेत्र वाले में आपको यही पढ़ना है, आंखों का स्ट्रक्चर, उसके बाद दृष्टि दोष और उनका निराकरण। और रंग बिरंगा संसार वाले में वो टॉपिक्स आएंगे जो हम अपने अगल बगल देखते रहते हैं, जैसे ये इंद्रधनुष वाला, तारे क्यों चमक रहे हैं, आसमान नीला क्यों है, वो सारी चीज़ें हम
इस रंग बिरंगा संसार वाले में पढ़ेंगे। तो अभी इस क्लास में हम मानव नेत्र का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं कि आंखें कैसी होती हैं, किस तरह से बनी हुई हैं। ये बाद वाला रंग बिरंगा संसार वाला बाद में करेंगे। और जो मैंने कहा कि दृष्टि दोष और उसका निराकरण जो हमें पढ़ना है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम आंखों के स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेत्र का एक डायग्राम बनाऊंगी, वो देखना है। ये अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा और यहाँ से एक और लेयर जाती है। ठीक है, ये हो गया, ये है मानव नेत्र का डायग्राम। अब सिर्फ इतना देखकर आपको क्या समझ में आया कि ये है हमारी आंखों का शेप। तो हमारी आंखों का शेप ये कैसा दिख रहा है? ये कुछ कुछ गोल सा दिख रहा है, स्फेयर के जैसा है, गोल सा है। तो हमारी आंखें जो हैं वो स्फेरिकल शेप में होती हैं। स्फेरिकल शेप से क्या मतलब है? स्फेरिकल शेप से क्या मतलब है कि हमारी आंखें गोल सी होती हैं। हमारी आंखें गोल होती हैं और आपको ये दिख रहा है कि पीछे तो गोला है, पीछे तो प्रॉपर गोला बना है, पर इसके आगे ये पार्ट कुछ उठा हुआ सा है, कुछ आगे निकला है। तो हमारी आंखें स्फेरिकल होती हैं और ये जो उठा है ना, इसको बल्ज बोलते हैं। कोई भी चीज़ कहीं पर थोड़ा सा उठी हुई है अपने नॉर्मल सरफेस से, उसको बल्जिंग बोलते हैं। तो ये जो बाहर निकला है ये बल्ज होता है आंखों में। पीछे स्फेरिकल है, आंखें गोल हैं और थोड़ा सा एक पार्ट आगे निकला रहता है। अब हमारी आंखों का ये पार्ट जो आगे निकला हुआ है, यही पार्ट हमें दिखाई देता है। मतलब हमें आंखें जो दिखाई दे रही हैं अपनी, वो यही पार्ट है। जो उभरा हुआ पार्ट है वो हमें शरीर के बाहर दिखाई दे रहा है। और ये जो पीछे जो मैं कह रही हूँ पूरा स्फेयर बना हुआ है, ये पूरा पार्ट बॉडी के अंदर है। ये पूरा गोला, पूरा पार्ट बॉडी के अंदर है। और जो आंखें हमें दिखाई दे रही हैं उभरी हुई सी, वो यही ये बल्जिंग है। ये उभरा हुआ पार्ट जितना गोले से आगे निकला हुआ है, यही आंखें हमें दिखाई देती हैं। इसके पीछे का पूरा अंदर है, बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया? इतने से क्या समझ में आया कि आईज का शेप कैसा है, आंखों का हमारे शेप कैसा है। अगर ये पूछा जाए तो आईज का शेप कैसा है, यहाँ नहीं लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम नेत्र के पार्ट्स बनाएंगे। आंखों में क्या क्या पार्ट्स होते हैं यहाँ पर हम वो लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट में देख लेते हैं कि आईज का शेप कैसा है, आंखों का शेप कैसा है। स्फेरिकल है, मतलब गोलाकार है। आपने देखा पीछे से पूरा गोला हुआ था, पीछे से पूरा गोला बना हुआ था प्रॉपर, आगे से थोड़ा सा बल्ज था, थोड़ा सा उठा हुआ था। वही जो उठा हुआ पार्ट है, वही पार्ट ये हमारी आंखें हैं। जो हमें बाहर से दिखती हैं वो वही उठा हुआ पार्ट है और बाकी पूरा गोला, पूरा स्फेयर पीछे है। तो स्फेरिकल, गोलाकार। और क्या है? और क्या है आइस का शेप? थोड़ा सा बल्ज होता है। बल्ज का क्या मतलब है? वही चीज, ये चीज जो उठी हुई है इस गोले में से, ये चीज जो उठी हुई है वो होती है बल्ज। तो मतलब ध्यान ये रखना है कि अगर आंखों का शेप पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि वो गोलाकार होती है और थोड़ा सा बल्ज होता है आगे की तरफ से। वही बल्ज हमें दिखाई देता है अपने शरीर में। जो आंखें हमें दिख रही हैं वो बल्ज है, जो पीछे पूरा गोला नहीं दिख रहा है वो अंदर है। तो आइस का शेप हो गया। अब हम देखते हैं कि आंखों के पार्ट्स क्या होते हैं। मैंने आपको ये आंखों का डायग्राम, ये आपको नेत्र का डायग्राम बनाकर इसलिए दिया है कि आप डायग्राम बनाना सीखें। आपने देखा मुझे बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगा है, 2 मिनट भी नहीं लगा। मतलब प्रैक्टिस करने से डायग्राम बनाना आ जाएगा, बहुत आसान सा है। डायग्राम बनाना इसलिए सीखना है कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि आइस का स्ट्रक्चर बताओ या आइस के पार्ट्स बताओ, तो आप डायग्राम बनाकर ही बताओगे। क्योंकि साइंस में थ्योरी लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, साइंस में तो चीज़ को कितना अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हो उसके नंबर मिलते हैं।
तो आपको ये डायग्राम बनाना है। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं सारे। तो इस क्लास में 10th के लेवल तक आपको नेत्र के 10 पार्ट्स पता होने चाहिए। आपकी बुक में आंखों के 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। आपको अभी इस क्लास में, इस क्लास तक, 10th क्लास तक आपको सिर्फ 10 पार्ट्स पढ़ने हैं। कौन सा 10 पार्ट है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले सबका नाम लिख लेते हैं। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, ये हो गया एक पार्ट। और क्या होता है, ये जो है ये है परितारिका। ये जो इसके बीच में है ये है पुतली। क्या कहा मैंने, ये परितारिका है। ये जो ऐसा हड्डी जैसा कुछ दिख रहा है, सीधा खड़ा हुआ सा है, पेन जैसा, वो परितारिका है। उसके बीच की जगह जो है पुतली है। और ये जगह क्या है, ये जगह है नेत्रोद। ये गंदा लिख गया थोड़ा, ये नेत्रोद है। ये जगह नेत्रोद है। और ये है दृक् तंत्रिका। ये है दृक् तंत्रिका। और ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आंखों के। मैं जितने पार्ट्स आपको बताऊंगी आपको सबको स्पेलिंग के साथ, मतलब सही तरीके से लिखना आना चाहिए और सबके सही नाम याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये है, ये जिसमें 3 उंगलियां जैसा दिख रहा है, ये उंगलियां नहीं है पर आकार वही बना है। इसको कहते हैं पक्षमाभि मांसपेशियां। पक्षमाभि मांसपेशियां या पक्षमाभ मांसपेशियां, हर किताब में अलग अलग लिखा हुआ है। मैंने पक्षमाभि मांसपेशियां लिखा है, ठीक है। और ये चीज जो है, ये जो गोल सा दिख रहा है, ये है अभिनेत्र लेंस। और ये जो पूरा है, ये जो पूरा वाइट एरिया दिख रहा है, ये है कचाभ द्रव। लिक्विड है एक तरह की, जो यहाँ पर भरी हुई है पूरी। ये हो गया अभिनेत्र लेंस। और क्या है, ये है अंध बिंदु। और क्या होगा, ये है रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा था कि आपको आंखों के 10 पार्ट्स पढ़ने हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि इस लेबलिंग में हमारे 10 पार्ट्स बने हैं या नहीं। पहले आपको आंखों का डायग्राम याद करना है, सारे पार्ट्स के नाम याद करने हैं, सही तरीके से लिखना भी आना चाहिए। सारे पार्ट्स के नाम याद करो और सही तरीके से लिखना भी सीख लो। उसके बाद हम एक एक पार्ट को समझेंगे। हम नेत्र का एक एक पार्ट समझेंगे कि उसका काम क्या है और वो कैसे, उसका काम क्या है और वो किस तरह से होता है दिखने में। ठीक है, पहले देख लेते हैं ये 10 हैं या नहीं। तो एक हो गया कॉर्निया, पहला हो गया कॉर्निया, दूसरा है नेत्रोद, तीसरा है पुतली। पुतली क्या है, ये दो जो दिख रही हैं, ये दो जो पेन जैसा दिख रहा है, इसके बीच की जो जगह होती है वो पुतली होता है। परितारिका क्या है, ये जो लंबा सा है वो परितारिका है। तो ये हो गया चौथा। कचाभ द्रव, बीच में जो भरा हुआ है, पांचवा। अभी इसी क्लास में हम ये सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कचाभ द्रव हो गया, पक्षमाभि मांसपेशियां छठा, अभिनेत्र लेंस सातवां, रेटिना आठवां, अंध बिंदु नवा और ये दृक् तंत्रिका 10वां। हो गए हमारे 10 पार्ट्स। बस सिर्फ यही 10 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। जो भी नेत्र के ऊपर क्वेश्चन आएगा इन्हीं 10 पार्ट्स में से आएगा। तो अब हम ये सारे पार्ट्स एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे।
उसके पहले आपको एक चीज़ समझनी है, बहुत कॉमन सी चीज़ होगी कि जैसे हम कहते हैं कि हम आँखों से कोई चीज़ देख सकते हैं, मतलब आँखें बंद कर लो तो कुछ नहीं दिखेगा, आँखें खोलेंगे तभी हमें दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि आँखों से ही हम कोई चीज़ देख सकते हैं? वो इसलिए, वो किस लिए होता है, ये फिनोमेना भी हम समझेंगे। हमने आइस का डायग्राम देख लिया, अब हम साइंटिफिक तरीका, मतलब साइंस का सही तरीका समझेंगे कि आंखें कैसे काम करती हैं कि हमें कोई चीज़ दिखती है, आंख बंद करने पे कोई चीज़ क्यों नहीं दिखती और आंखें खोलने पर ही कोई चीज़ क्यों दिखती है। तो अब हम ये वाली चीज़ समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि आंखों से हमें कैसे दिखता है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि लाइट वाले चैप्टर में, प्रकाश चैप्टर में, कि प्रकाश ऊर्जा का वो स्रोत है जिससे हम अपने आसपास की वस्तुएं देख सकते हैं। तो दो चीज़ हमें पता है, पहला हम कह रहे हैं कि प्रकाश से हम अपने आसपास की वस्तुएं देख सकते हैं, दूसरा आँखों से, है ना, आँखों से ही देखेंगे, जाहिर सी बात है, आँखें हमारी वो सेंस ऑर्गन है जिससे हम कोई चीज़ देखते हैं, और प्रकाश भी हम कह रहे हैं कि प्रकाश भी ज़रूरी है कोई चीज़ देखने के लिए। तो अभी हम वही समझेंगे कि आंखें और प्रकाश दोनों कैसे ज़रूरी है कोई चीज़ देखने के लिए। तो अब सबसे पहले ये बस आइस का एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, जो प्रॉपर डायग्राम इसके पहले था वो सही डायग्राम है, यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही बनाया है क्योंकि समझने के लिए हमें इतना ही चाहिए। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर हमें ये समझना है कि आँखों से हम कोई चीज़ कैसे देख सकते हैं, मतलब हमारा ये सेंस ऑर्गन आँख कैसे काम करती है कि कोई चीज़ हमें दिखती है। तो देखो इसमें समझना क्या है कि ये तो है, मैंने बताया ये लेंस है, वैसे ये अभिनेत्र लेंस है, पर अभी उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको मान लो कि ये लेंस है, ठीक है, ये हो गया लेंस। अब ये लेंस कैसे काम कर रहा है, आँख कैसे काम कर रही है कि हमें कोई चीज़ दिखती है। होता क्या है कि बाहर से कहीं से प्रकाश पड़ता है इस लेंस पर, ठीक है, बाहर से प्रकाश पड़ता है इस लेंस पर, लेंस जो है उस प्रकाश का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर, और फिर रेटिना में क्या होता है, रेटिना उस प्रतिबिंब या उस प्रकाश को, जो लाइट एनर्जी आई है, उसको विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। फिर वो विद्युत सिग्नल दृग तंत्रिका से होकर हमारे दिमाग में जाता है और हमारा दिमाग वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लेता है कि हम क्या देख रहे हैं। क्या कहा मैंने, शुरुआत किससे हुई थी कि लाइट जो है लेंस पर पड़ेगी, लाइट प्रकाश है, ये मान लो हमारी आंखें, यहाँ लेंस लगा हुआ है, वैसे लेंस अंदर है लेकिन मान लो यहाँ लेंस लगा हुआ है, प्रकाश पड़ा लेंस पर, लेंस ने प्रतिबिंब बनाया कहाँ पर, रेटिना पर, लेंस ने प्रतिबिंब बनाया रेटिना पर, और फिर रेटिना ने उस प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल में बदल दिया। विद्युत सिग्नल में क्यों बदल दिया, क्योंकि हमारा दिमाग लाइट एनर्जी यानी प्रतिबिंब नहीं पहचानता है, हमारा दिमाग सिर्फ विद्युत सिग्नल पहचान सकता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब को बदल दिया गया विद्युत सिग्नल में। अब वो विद्युत सिग्नल दृग तंत्रिका से होकर दिमाग में जाएगा। दृग तंत्रिका क्या थी, ये ऐसे था, ये चीज थी दृग तंत्रिका, ठीक है, यही था दृग तंत्रिका। तो क्या हो रहा है कि लेंस पर प्रकाश पड़ेगा और फिर ये प्रकाश का प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। कौन बनाएगा, लेंस बनाएगा। लेंस इस पड़ने वाले प्रकाश का प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना पर। फिर रेटिना क्या है, दृष्टिपटल, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था। फिर रेटिना क्या करेगी, उस प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदल देगी। वो विद्युत सिग्नल दृग तंत्रिका के द्वारा हमारे दिमाग में चला जाएगा और दिमाग आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमने कौन सी चीज देखी। देखो क्या बोला मैंने, इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं। पहला, इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं कि हम कैसे कोई चीज देख सकते हैं। पहला, लेंस पर प्रकाश, ठीक है, लेंस पर प्रकाश पड़ा, फिर क्या होगा, लेंस पर प्रकाश पड़ा फिर क्या होगा, प्रतिबिंब बना, फिर क्या होगा,
ये प्रतिबिंब बना कहाँ बना? रेटिना पर। लेंस पर प्रकाश पड़ा, उस प्रकाश का प्रतिबिंब बनाया लेंस ने रेटिना पर। ठीक है, फिर क्या होगा? रेटिना प्रतिबिंब को, ये मैं क्यों लिख रही हूँ कि आपको स्टेप्स याद हो जाएं कि आंखें कैसे काम कर रही हैं। मान लो वर्किंग ऑफ आई पूछा जाए, ये पूछा जाए कि आंखें कैसे काम कर रही हैं, आंखों में जो लेंस लगा है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे हम कोई चीज़ देख पाते हैं, तो आपको यही करना है कि आंखों पर प्रकाश पड़ेगा, लेंस पर प्रकाश पड़ेगा, लेंस उसका प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना पर, रेटिना उस प्रतिबिंब को बदल देगी विद्युत सिग्नल में। क्यों बदल देगी? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ विद्युत सिग्नल पहचानता है, हमारा दिमाग कोई प्रतिबिंब नहीं पहचानता, हमारा दिमाग सिर्फ विद्युत सिग्नल पहचानता है। फिर वो विद्युत सिग्नल रेटिना से होकर जाएगा इस दृक् तंत्रिका में, और ये दृक् तंत्रिका हमारे दिमाग से जुड़ी होती है, सीधी ये ब्रेन से जुड़ी होती है। तो जो विद्युत सिग्नल दृक् तंत्रिका से होकर जा रहा है वो जाएगा हमारे दिमाग में, और हमारा दिमाग आइडेंटिफाई कर लेगा कि हम कौन सी चीज देख रहे हैं। तो ये हो गया प्रतिबिंब बना रेटिना पर। फिर रेटिना प्रतिबिंब को बदल देगा या देगी, जो भी है, देगा विद्युत सिग्नल में, विद्युत सिग्नल में बदल देगा। फिर क्या होगा? अब क्या होगा? ये विद्युत सिग्नल कहाँ जाएगा? ये विद्युत सिग्नल जाएगा दृक् तंत्रिका में। सिंपल से स्टेप्स याद रखने हैं। प्रकाश पड़ेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कन्वर्ट होगा विद्युत सिग्नल में, दिमाग में चला जाएगा दृक् तंत्रिका के द्वारा, दृक् तंत्रिका तक पहुंच गया, प्रतिबिंब को बदल देगा विद्युत सिग्नल में, दृक् तंत्रिका तक पहुंच गया, दृक् तंत्रिका से दिमाग तक पहुंच जाएगा, और हमारा दिमाग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो विद्युत सिग्नल मिला है, जो प्रतिबिंब बना है, वो किस चीज का है, और इस तरह से हमें कोई चीज दिखाई देगी। ये जो है हमारा दिमाग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, तो ये पूरा फिनोमिना है उस चीज का कि जो हम कहते हैं हम आंखों से कोई चीज देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हमारी आंखों के पीछे यही वाला फिनोमिना काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी चीज को अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, इसी चीज का हम आंखों पर डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो कैसे बनेगा? ये आया प्रकाश, ये मान लो प्रकाश पड़ा लेंस पर, क्या होगा? इमेज बनेगी रेटिना पर। ये हो गई रेटिना। रेटिना क्या है? दृष्टि पटल है। ठीक है, क्या हुआ? देखो डायग्राम बहुत आसान सा है। सबसे पहले आईज का बना दो, दृक् तंत्रिका बना दो पीछे। फिर क्या होगा? ऐसे प्रकाश आया, लेंस पर पड़ा, और लेंस ने उसको अपवर्तित करके उसका प्रतिबिंब बनाया कहाँ? रेटिना पर। मैंने यहाँ पे शब्द अपवर्तित क्यों यूज किया, परावर्तित क्यों नहीं यूज किया? इसलिए क्योंकि लेंस वाला जो टॉपिक था वो हमने अपवर्तन के अंदर पढ़ा था। लेंस जो कुछ कर रहा था वो अपवर्तन कर रहा था, परावर्तन दर्पण करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि लेंस अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अपवर्तित कर देगा। अपवर्तित कर देगा मतलब उसका प्रतिबिंब बनाएगा। कहाँ पर? रेटिना पर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे ही और डायग्राम्स हम आगे पढ़ेंगे। अब इसको देखते हैं। वो तो हमारी वो चीज थी कि हम आंखों से कैसे देख सकते हैं, आंखों के पीछे मतलब कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, कौन सी वर्किंग चल रही है आंखों के पीछे जिससे हम कोई चीज देख सकते हैं। तो वो हो गया। अब हम इसका एक एक पार्ट पढ़ेंगे, बस इसका एक एक पार्ट पढ़ना है अब नेत्र का। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? कॉर्निया। पहले सारे पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? आंखों में 3 लेयर है, 3 लेयर दिख रहा है, 3 गोले। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तीसरा आधा ही गया है, बाकी 2 पूरे गए हैं। तो आंखों में 3 परत दिख रही है। ठीक है, फिर ये जो पीछे ये जो ओपनिंग है ये दृक् तंत्रिका है। दृक् तंत्रिका क्या है? दृक् तंत्रिका जो है वो दिमाग से जुड़ी होती है, वो सीधे हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है।
तो जो भी सिग्नल जाता है वो दृक तंत्रिका से होकर दिमाग में चला जाता है। कोई भी सिग्नल दृक तंत्रिका से होकर दिमाग में चला जाएगा और उससे हमें ये पता चलेगा कि हमने कौन सी चीज़ देखी है। सिग्नल दृक तंत्रिका से होकर दिमाग में गया और दिमाग ने आइडेंटिफाई कर लिया। ये हो गई। उसके सामने अंध बिंदु है, रेटिना है, जिसको हमें हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल सही शब्द है, उसको इंग्लिश में हम रेटिना कहते हैं। अभिनेत्री लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभिनेत्री लेंस, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इस पर। ये जो आपको ऐसा गोल सा दिख रहा है अंडे जैसा थोड़ा, ये अभिनेत्री लेंस है। फिर क्या, ये जो 3 उंगलियों जैसा दिख रहा है, इसका आकार कुछ कुछ उंगलियों जैसा है। ये जो 3 उंगलियों जैसा दिख रहा है ऊपर नीचे, इनको हम कहते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आंखों की वर्किंग में ये लेंस और पक्षमाभी मांसपेशियां बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। अभी आपको आगे पढ़ना है तो ये समझ लो कि ये जो उंगलियों जैसा दिख रहा है, 3 उंगलियों जैसा ऊपर नीचे, वो पक्षमाभी मांसपेशियां हैं। फिर ये जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐसे ये लंबा सा, ये है परितारिका। और ये दोनों परितारिका के बीच में जो जगह है वो है पुतली। नेत्रोद क्या है, ये सामने वाली जगह, ये सामने वाली पूरी जगह नेत्रोद है। और ये पहली परत जो बल्ज दिख रहा है, वो बल्ज की पहली परत क्या है, कॉर्निया है। कॉर्निया इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे स्वच्छ मंडल। ठीक है। और क्या हो गया, कचाव द्रव बाकी था। ये जो बीच में पूरा भरा हुआ है, लिक्विड होता है ये जो बीच में पूरा भरा होगा वो होता है कचाव द्रव। ठीक है। ये हो गए हमारे 10 पार्ट्स। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमने क्या लिखा था, सबसे पहला पार्ट हमने कॉर्निया लिखा था। तो पहले कॉर्निया देख लेते हैं। कॉर्निया या तो स्वच्छ मंडल, इंग्लिश में कॉर्निया, हिंदी में स्वच्छ मंडल। देखो कॉर्निया क्या है, ये आपकी दृक तंत्रिका हो गई, ये है, ये ऐसे, ये मान लो ये जो चीज आगे की ओर निकली हुई है यही चीज है कॉर्निया। अब देखो कॉर्निया का काम क्या होता है, आप ऐसे समझो कि हमारी आंखों का सबसे पहला पार्ट कॉर्निया है। इधर से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, मतलब मान लें कि इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है ये मान लें, तो प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से मिलेगा। आंखों का सबसे पहला पार्ट, ये जो बल्जिंग है, आंखों का सबसे पहला पार्ट कॉर्निया है, मतलब आने वाला प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से मिलेगा। ठीक है। अब देखो कॉर्निया होती क्या है, कॉर्निया एक पारदर्शी परत है। क्या है कॉर्निया, एक पारदर्शी परत है कॉर्निया, मतलब ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार देख सकते हैं। तो कॉर्निया एक पारदर्शी परत है, एक झिल्ली है, एक पतली सी झिल्ली है, मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं। होता क्या है कि हमारी आंखों में जो प्रकाश आ रहा है, हमारी आंखों में जो प्रकाश आ रहा है वो कॉर्निया से ही आता है, क्योंकि कॉर्निया ही पहला पार्ट है ना। ये है इसके पीछे पूरा गोला, अगर लाइट इधर से आ रही है, प्रकाश इधर से आ रहा है, तो कॉर्निया यही चीज तो है। तो हमारी आंखों में जो प्रकाश पड़ता है वो कॉर्निया से होकर आता है। अब आंखों में प्रकाश की क्या जरूरत है, क्योंकि आंखों में प्रकाश पड़ेगा तभी तो लेंस उसका प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना पर। ठीक है। तो कॉर्निया का क्या है कि वो पतली सी परत है और जो प्रकाश आता है आंखों में वो कॉर्निया से होकर आता है। ठीक है। बस इतना ही जानना है कॉर्निया के बारे में कि जो प्रकाश आता है वो कॉर्निया से होकर आता है। और ये पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये एक पारदर्शी परत है। कॉर्निया जो है वो एक पारदर्शी परत है। पारदर्शी परत कैसे, एकदम पतली झिल्ली जैसा है। ये जो झिल्ली शब्द है
ये आपको याद रख लेना है इस चैप्टर के लिए। इस नेत्र चैप्टर में, मानव नेत्र वाले चैप्टर में झिल्ली शब्द हम कई बार यूज करेंगे। आंखों के जब हम और पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें भी ये शब्द यूज होगा, तो ये झिल्ली शब्द याद कर लेना है। तो कॉर्निया क्या है? पारदर्शी परत है, पतली है, झिल्ली जैसी है। और इसका तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कॉर्निया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी आंखों पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश कॉर्निया से अपवर्तित हो जाता है। क्या कहा मैंने? ये तो बहुत कॉमन सा है, पारदर्शी परत और पतली झिल्ली। ये तो अभी आगे आप पढ़ोगे तो काफी सारे पार्ट्स पारदर्शी और झिल्ली जैसे होते हैं, ये कॉमन है। कॉर्निया के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हमारी आंखों पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश कॉर्निया से अपवर्तित हो जाता है। मतलब क्या कि आंखों पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो कॉर्निया से टकरा कर अपवर्तित हो जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये अलाउ नहीं कर सकते, मतलब हमारी आंखें ये अलाउ नहीं कर सकती कि जितना मर्जी प्रकाश आए आंखों में घुस जाए, उससे तो आंखें खराब हो जाएंगी। इसलिए कॉर्निया का काम ये है कि पड़ने वाला, आंखों पर जितना प्रकाश आ रहा है उसका मोस्ट भाग, उसका ज़्यादातर भाग कॉर्निया अपवर्तित कर देती है, रिफ्रैक्ट कर देती है, ताकि हमारी आंखों में ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश ना जाए। ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश जाएगा तब भी आंखें खराब हो जाएंगी। तो कॉर्निया का सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट है कि आंखों पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश कॉर्निया से अपवर्तित हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपवर्तित हो जाता है। कॉर्निया के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, आंखों पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश कॉर्निया से अपवर्तित हो जाता है। तो कॉर्निया के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि हमारी आंखों में जो प्रकाश आ रहा है कितना आएगा, कॉर्निया कंट्रोल करेगी। क्या होता है कॉर्निया? पतली सी परत होती है, झिल्ली जैसी परत होती है, और वो प्रकाश को, जो प्रकाश आंखों में आ रहा है उसको रिफ्रैक्ट कर देती है, उसको अपवर्तित कर देती है। तो कॉर्निया हो गया। अब है, हम दूसरा पार्ट अपना पढ़ेंगे। तो दूसरा पार्ट क्या है आंखों का? नेत्रोद हमने कहा, नेत्रोद कहा हमने, चलो नेत्रोद पढ़ लेते हैं। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या? नेत्रोद। नेत्रोद के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेत्रोद क्या होता है कि ये है हमारी आंखें, यहाँ मान लो लेंस वेंस लगा हुआ है, यहाँ से ये जो आउटर बल्जिंग है ना, ये जो बाहर की ओर भाग निकला हुआ है, ये जो भाग आंखों का बाहर की ओर निकला हुआ है, इसके बीच में पानी जैसा कुछ भरा होता है। ये जो बल्जिंग है बाहर की, लेंस के पहले और ये कॉर्निया के बाद पानी जैसा कुछ भरा होता है, वही पानी नेत्रोद होता है। नेत्रोद क्या होता है? आंखों का आंसू। आंख में जो आंसू होता है, आंखों में जो नेचुरल पानी होता है, वो नेत्रोद है। आंखों में जो नेचुरल पानी है वो नेत्रोद होता है। जैसे हम कहते हैं कि आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो गई है, तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम क्या, इसका मतलब ये है कि जो आंखों का नेचुरल पानी है, जो आंखों का आंसू है, वो सूख गया है, उससे रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो वो सब नेत्रोद के कम होने की वजह से होती है। नेत्रोद क्या है? आंखों का नेचुरल पानी, जो आंखों में वाकई आंसू होता है, वो होता है नेत्रोद। अब ये नेत्रोद किससे बना होता है? ये नेत्रोद बना किससे है? वो लिक्विड किससे बनी है? ये बना है NaCl से। NaCl क्या होता है? NaCl है सोडियम क्लोराइड। ये जो नेत्रोद है, जिसको हम कह रहे हैं ये आंख का आंसू होता है, आंख का पानी होता है नेत्रोद। अब नेत्रोद बना किससे है? तो नेत्रोद बना है NaCl से, मतलब सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड किचन सॉल्ट है, ये किचन सॉल्ट है।
मतलब क्या, जो हम अपने किचन में नमक यूज करते हैं खाने वाने में, ये वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। हम अपने किचन में जो नमक यूज कर रहे हैं वो NaCl ही है। तो वैसे आप कभी देखो कि आंखों से जब आंसू निकले और वो अगर मुंह में चला जाए तो कुछ हल्का सा नमक जैसा टेस्ट आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो नेत्रोद है वो NaCl से बना है। मतलब जो आंसू हैं आंख के उस वो सोडियम क्लोराइड से बने हैं और वो कुछ कुछ नमक का हल्का फुल्का टेस्ट देंगे। तो नेत्रोद जो है सिर्फ इतना सा जानना है, नेत्रोद मतलब आंख का आंसू बना किससे है, NaCl से बना है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा पार्ट क्या था हमारा, तीसरा पार्ट है पुतली और चौथा पार्ट है परितारिका। ठीक है, तीसरा पार्ट पुतली, चौथा पार्ट परितारिका। ये जो ऊपर की दोनों हैं, ये चीज ये है परितारिका और इसके बीच की जगह है पुतली। अब इसको पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या है हमारा, पुतली। हम जो है पुतली और परितारिका एक साथ में पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा, इसलिए क्योंकि पुतली और परितारिका एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। दोनों का अलग अलग कोई काम नहीं है, ये दोनों मिलकर ही आंखों में काम करते हैं। कैसे, क्या समझना है इसको कि ये मान लो है, ये लेंस हो गया, ये है आपका परितारिका और ये जो बीच की जगह है, ये जो बीच की जगह है ये पुतली है और ये दोनों परितारिका है। जो बीच की जगह है वो पुतली है। इसको अगर हम और अच्छा सा डायग्राम बनाएं जो हमें समझ में आए, तो हम बचपन से आंखों का ऐसा डायग्राम बनाते आए हैं। यही आंख हम बनाते हैं बचपन से कि ऐसे बना दिया और उसके अंदर एक गोला। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो किसी की भी आंख, अपनी आंख, किसी की आंख ध्यान से देखो तो ये तो है ही और इसके अंदर एक गोला भी है, पर इस गोले के अंदर एक छोटा सा और काला सा गोला होता है ना। ये कभी ध्यान से देखना अपनी आंख में, किसी की भी आंख में, कि ये सफेद वाला तो है ही, उसके अंदर काला सा बड़ा गोला तो सबको दिख रहा है, उसके अंदर भी एक छोटा सा और गोला होता है। मतलब ये जो हमको ब्लैक सा सर्कल दिख रहा है व्हाइट के बीच में, उस ब्लैक सर्कल के सेंटर में भी एक छोटा सा और काला सा गोला है। तो यही सब है पुतली और परितारिका। ये जो बीच में छोटा सा और गोला है ये है पुतली। आंखें हैं, सफेद सफेद दिख रही हैं किनारे, बीच में जो ब्लैक कलर का सर्कल है, उस ब्लैक कलर के सर्कल के अंदर एकदम सेंटर में छोटा सा और काला सा बिंदु है, वही बिंदु है पुतली। और ये जो पूरा बड़ा सा जो काला सा गोला दिख रहा है पूरा, ये है परितारिका। क्या कहा मैंने, ये जो हमारी आंखें दिख रही हैं, जो काला काला सा गोला है, इस काले गोले के अंदर ध्यान से देखना, कभी एक काले कलर का बिंदु जैसा कुछ दिखेगा, छोटा सा गोला, वो है पुतली। और ये जो बड़ा सा पूरा काला गोला दिख रहा है ये है परितारिका। और जो सफेद सफेद दिख रहा है आंखों के किनारे, ये है श्वेत पटल। ठीक है, सबसे छोटा गोला अंदर में जो है वो है पुतली, उसके बड़ा जो गोला हमें आराम से दिख रहा है काला सा बड़ा सा, वो है परितारिका, और ये सफेद सफेद जो है वो है श्वेत पटल। अब देखो परितारिका और पुतली का काम क्या होता है। परितारिका और पुतली का काम ये होता है कि ये दोनों मिलकर हमारी आंखों में कितना प्रकाश जाए इसको रेगुलेट करते हैं। क्या कहा मैंने, परितारिका और पुतली दोनों मिलकर हमारी आंख में कितना लाइट एंटर करे, कितना प्रकाश जा सकता है, उसको रेगुलेट करते हैं। दोनों मिलकर प्रकाश को रेगुलेट करते हैं, प्रकाश को नियंत्रित करते हैं कि हमारी आंख में ज्यादा से ज्यादा या कम से कम कितना प्रकाश जाना चाहिए, वो परितारिका और पुतली रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, मैंने कहा कि परितारिका और पुतली दोनों मिलकर इस चीज को कंट्रोल करते हैं कि हमारी आंखों में कितना प्रकाश जाए। अब ये करेंगे कैसे, ये कैसे होता है, परितारिका जो है, ये जो बड़ा सा काला वाला गोला है ना, ये जो अंदर छोटा वाला गोला है, मतलब परितारिका जो है पुतली के साइज को कम या ज्यादा कर सकती है।
ये जो बड़ा सा काला गोला है, ये जो अंदर छोटा वाला गोला है उसके साइज को कम या ज्यादा कर सकता है। परितारिका पुतली के साइज को कम या ज्यादा कर सकती है। क्यों करती है कम या ज्यादा? ताकि हमारी आंखों में कितना प्रकाश जा रहा है ये कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, परितारिका, ये थोड़ा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परितारिका और पुतली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कैसे काम करते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से समझना है। परितारिका और पुतली दोनों मिलकर ये कंट्रोल करते हैं कि हमारी आंखों में ज्यादा से ज्यादा कितना प्रकाश जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम कितना जाना चाहिए। कैसे करेंगे अब दोनों मिलकर? तो परितारिका जो है पुतली के साइज को कम या ज्यादा करता है। ठीक है, परितारिका क्या? ये बड़ा वाला गोला, जो बड़ा सा काला वाला गोला है वो अंदर के छोटे वाले गोले को कम या ज्यादा करता है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, लाइट को कंट्रोल करने के लिए कि कितनी लाइट आंखों में जाए। अब देखो कैसे काम होगा। मान लो आप अंधेरे से उजाले में जाओ। ठीक है, मान लो आप अंधेरे से उजाले में जाओ। ये हम क्या कह रहे हैं कि परितारिका जो है बड़ा वाला जो काला गोला है वो छोटे वाले काले गोले को कम या ज्यादा करता है। अब देखो कैसे। मान लो आप अंधेरे कमरे से उजाले में जाओ। ठीक है, अंधेरे कमरे से उजाले में जाओ आप, तो क्या होगा उससे? आप उजाले में जा रहे हो, आप उजाले में जा रहे हो तो आपकी आंखों में कम प्रकाश पड़ना चाहिए ना। देखो अभी तक अंधेरे में थे, अब अंधेरे से जो है उजाले में गए, तो उजाले में अगर गए तो उजाले में तो वैसे ही रोशनी बहुत ज्यादा है, तो करना क्या होगा आंखों को कि अब आंख ये कोशिश करेगी कि अंदर, आंखों के अंदर कम लाइट जाए, कम से कम लाइट जाए, क्योंकि बाहर पहले से बहुत ज्यादा लाइट है। तो जब हम अंधेरे से उजाले में जाएंगे तो ये पुतली जो है, पुतली क्या है? ये काले वाले गोले के अंदर का गोला, पुतली जो है सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, एकदम छोटी हो जाएगी। क्यों छोटी हो जाएगी? ताकि कम प्रकाश जाए। जब हम अंधेरे से उजाले में जाएंगे, अंधेरे से उजाले में जाएंगे तो पुतली जो है सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी। ये छोटा क्या लिखा है मैंने? पुतली छोटी हो जाएगी, पुतली छोटी। कैसे? मान लो ये आपकी परितारिका है पूरा और ये है पुतली। ठीक, ये है पुतली। अब क्या होगा? अगर आप अंधेरे से उजाले में गए तो ये परितारिका, ये इसने पुतली को सिकोड़कर इतना सा कर दिया। देखो इतनी बड़ी पुतली थी, सिकोड़कर इतना सा कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि आंखों में कम लाइट जाए। किस केस में? जब अंधेरे से उजाले में जा रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि अंधेरे से उजाले में जाते वक्त परितारिका और पुतली में क्या अंतर आता है। तो आपको ये बताना है कि परितारिका पुतली को सिकोड़ देती है, छोटा कर देती है। ठीक है, जब हम अंधेरे से उजाले में जाएंगे। अब इसी का उल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। जब उजाले से अंधेरे में जाएंगे, जब उजाले से अंधेरे में जाएंगे। अच्छा ये आपको पहले समझना है कि उजाले में मतलब जब हम रोशनी में हैं तब हमें ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है या जब अंधेरे में हैं। अगर हम रोशनी में हैं तो वैसे ही बाहर उजाला है तो हमें बहुत ज़्यादा लाइट आंखों के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर पहले से उजाला है। जब हम अंधेरे में रहते हैं तो हम अपनी आंख बड़ी खोलने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी खोलने की कोशिश करते हैं अंधेरे में, ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए, कुछ दिखे हमें अंधेरे में। अंधेरे में होते हैं तो आंखें हम अपनी ज़्यादा बड़ी करते हैं ताकि कुछ तो दिखे, ज़्यादा लाइट अंदर जाए। और जब उजाले में होते हैं, जैसे दिन में जब बहुत तेज़ धूप होती है तो आंखें एकदम हम लोग सिकोड़ के चलते हैं, वो इसलिए ताकि आंखों में कम लाइट जाए। तो जब हम उजाले से अंधेरे में जाएंगे, उजाले से अंधेरे में जाएंगे तो ये जो है पुतली बड़ी हो जाएगी, ये पुतली बड़ी हो जाएगी। मतलब अगर ये साइज था, ये परितारिका है, तो पुतली इतनी बड़ी कर देगा ये। ठीक है, इतनी पुतली थी, इसको बड़ा कर दिया उजाले से अंधेरे में। इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पुतली और परितारिका। तो ये हो गया। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? पांचवा पार्ट क्या था हमारा? पांचवा पार्ट था कचाप द्रव। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा कचाप द्रव। बस इतना याद रखना है
कि ये सब जो फिल्ड है ना, इसके बीच में एक लिक्विड है, आंखों के बीच में एक तरह का लिक्विड है, वही है कचाप द्रव। बस इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। फिर क्या है, पक्षमाभी मांसपेशियां। अच्छा, उसके पहले हम अभिनेत्र लेंस पढ़ेंगे। पहले लेंस पढ़ेंगे, फिर पक्षमाभी मांसपेशियां पढ़ेंगे, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो पहले लेंस देख लेते हैं। क्या, कौन सा लेंस है? अभिनेत्र लेंस है। ये जो अभिनेत्र लेंस है, क्या है ये? ऐसे ये होता है अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस के बारे में आपको दो चीजें तो रट लेनी है। पहला कि ये रेशेदार पदार्थ से बना हुआ है। शरीर के अंदर कोई रेशेदार पदार्थ है जिससे ये अभिनेत्र लेंस बना हुआ है। क्या याद रखनी है? पहली बात, रेशेदार पदार्थ से बना है। ठीक है, ये रेशेदार पदार्थ से बना हुआ है। उसके बाद और क्या याद रखना है? अभिनेत्र लेंस में रेशेदार पदार्थ से बना है। दूसरा क्या है? ये क्रिस्टलीय लेंस है। कैसा लेंस है ये? क्रिस्टलीय लेंस होता है अभिनेत्र लेंस। ये बुक में से देख लीजिएगा, अगर मैंने क्रिस्टलीय गलत लिखा है तो क्रिस्टलीय लेंस होता है ये। दो चीजें बिल्कुल रट लेनी है अभिनेत्र लेंस के बारे में कि रेशेदार पदार्थ से बना है, दूसरी बात क्रिस्टलीय लेंस है। अब देखो इस लेंस का काम क्या होता है। बना किससे हमें पता है, रेशेदार पदार्थ से बना है और क्रिस्टलीय लेंस होता है। अब इसका काम क्या है लेंस का? बहुत बहुत ध्यान से समझना ये चीज। लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना। क्योंकि रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तभी वो विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट होकर दृक तंत्रिका से जाकर दिमाग में जाएगा, तभी हम कोई चीज देख पाएंगे। तो लेंस का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेंस का काम सिर्फ एक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना। लेंस का काम सीधा सा एक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा ये प्रतिबिंब? मान लो ऐसे लाइट आई, लेंस पे टकराई और ये ऐसे चली गई, तो ये क्या है? रेटिना। ठीक है, लेंस का काम यही है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लेंस जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। कैसे? क्योंकि लेंस अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अपवर्तित कर दे रहा है ना। लेंस अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अपवर्तित कर देता है, तभी उसका प्रतिबिंब कहीं बनता है और यहाँ पर वो कहीं रेटिना है। ठीक है, यही चीज हमने अपवर्तन वाले टॉपिक में पढ़ी थी। तो लेंस का काम हो गया रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखनी है। इस चैप्टर में ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जा सकती हैं। अभिनेत्र लेंस जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहा है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्या मतलब है? रियल क्या? वास्तविक। और इन्वर्टेड क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड में रियल क्या? वास्तविक, और इन्वर्टेड क्या होता है? उल्टा। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रकाश वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से वास्तविक और उल्टा पढ़ा है, आभासी और वास्तविक, सीधा और उल्टा। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि इस वाले नेत्र वाले टॉपिक में, नेत्र वाली क्लास में जो है अपवर्तन वाले टॉपिक्स लगेंगे, लेंस वाले टॉपिक लगेंगे। देखो ये लग गया यहाँ पर, मतलब जो प्रकाश लेंस पर पड़ रहा है वो लेंस उसको अपवर्तित करके प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना पर, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वो होगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये हो गया अभिनेत्र लेंस का काम। ये अभिनेत्र लेंस हमारी 7वीं चीज थी। इसके पहले हमने 6ठी चीज छोड़ी हुई थी। क्या था 6ठी चीज? कॉर्निया पढ़ लिया, स्वच्छमंडल, नेत्रोद पढ़ लिया, पुतली पढ़ ली, परितारिका पढ़ लिया, कचाप द्रव पढ़ लिया, अभिनेत्र लेंस पढ़ लिया। 6ठा क्या छोड़ा है? पक्षमाभी मांसपेशियां छोड़ी हुई हैं, अब वही पढ़ेंगे।
अब पढ़ेंगे पक्षमाभी मांसपेशियां। ये हमारा छठा था। पक्षमाभी मांसपेशियां क्या थी? ये है, और यहाँ पर ये जो 3 उंगलियों जैसा आपको दिख रहा था, इसमें मैंने बाकी सब परितारिका और पुतली वगैरह नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर हम पक्षमाभी मांसपेशियां पढ़ रहे हैं, वो सब हम अलग से पढ़ चुके हैं। तो आपने इसमें आई के डायग्राम में क्या देखा था कि ये था लेंस, ये है लेंस, और उसके ऊपर ये जो 3 उंगलियों जैसा कुछ दिख रहा था, यही ऊपर नीचे दोनों तरफ यही है पक्षमाभी मांसपेशियां। अब देखो पक्षमाभी मांसपेशियों का काम क्या होता है? ये जो ऊपर नीचे लगा हुआ है पक्षमाभी मांसपेशियां, इसका काम क्या होता है? यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ से पक्षमाभी मांसपेशियों से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब हम जो पढ़ेंगे उसी के अंदर से एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा जिसे हम समंजन क्षमता कहेंगे। आपकी बुक में अगर आपने देखा हो तो ह्यूमन नेत्र के बाद, ये मानव नेत्र के बाद दूसरा टॉपिक जो दिया है वो है समंजन क्षमता। तो इसी पक्षमाभी मांसपेशियों से ही वो समंजन क्षमता निकली है। तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। समंजन क्षमता हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, पर उसका बेसिक, उसका डिटेल जो है वो यहीं से शुरू हो जाएगा। तो पक्षमाभी मांसपेशियों का काम क्या है? ये जो ऊपर नीचे लेंस के ऊपर नीचे लगी हुई है ना, यही है पक्षमाभी मांसपेशियां। होता क्या है, हमारी आंखों के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो लेंस है, ये लेंस इन्हीं पक्षमाभी मांसपेशियों से कसा हुआ रहता है। कसा हुआ रहता है मतलब ये जो पक्षमाभी मांसपेशियां हैं, ये लेंस को अपनी जगह पर पकड़े रहती हैं, सीधा रखती हैं। ये लेंस जो है इन्हीं मांसपेशियों से कसा हुआ रहता है, सधा हुआ रहता है अपनी जगह पर। तो इनका काम क्या होता है पक्षमाभी मांसपेशियों का, कि ये जो लेंस है, ये लेंस को मोटा या पतला करती है। ये जो पक्षमाभी मांसपेशियां हैं, ये लेंस को मोटा या पतला करती हैं। ठीक है, कैसे? कि मान लो जब पक्षमाभी मांसपेशियां सिकुड़े, जब पक्षमाभी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी मतलब नीचे की ओर आएंगी, तो लेंस मोटा हो जाएगा। कैसे? इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये है, और ऐसा कुछ हो गया। इसके 3 डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा बल्ज है और ये पक्षमाभी मांसपेशियां, ये ऐसे है। देखो अब इसमें मैंने क्या कहा कि पक्षमाभी मांसपेशियां जो हैं वो लेंस को, इस अभिनेत्र लेंस को मोटा या पतला कर रही है। मोटा या पतला मतलब क्या, कि मान लो ऐसा लेंस है तो मोटा करने का मतलब है कुछ ऐसा, पतला करने का मतलब है कुछ ऐसा। ठीक है, देखो करती कैसे पक्षमाभी मांसपेशियां। अगर पक्षमाभी मांसपेशियां सिकुड़ जाएं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ जाएं, ये है नॉर्मल। ये नॉर्मल है जब पक्षमाभी मांसपेशियां ना सिकुड़ी हैं ना कुछ की हैं, मतलब ये नॉर्मल जगह है सिर्फ उसकी। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस अपने शेप में है। अब मान लो कि जो आपकी मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाएं, सिकुड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो लेंस पर दबाव ज़्यादा पड़ा। लेंस पर दबाव ऊपर और नीचे से अगर ज़्यादा पड़ेगा तो वो लेंस सिकुड़ कर गोल हो जाएगा। जो ऐसा सिलेंड्रिकल या ओवल कह लो, जो लेंस ओवल शेप में था, ऊपर नीचे से दबाव पड़ेगा तो वो गोल हो जाएगा। तो वो ऐसे है। जब पक्षमाभी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, तो वो लेंस सिकुड़ कर गोल हो जाता है। ठीक है, और जब पक्षमाभी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, मतलब क्या, ये वाला हटा देते हैं। ये है, ये आंख हो गई आपकी, ये लेंस, अरे
नहीं ये गलत हो गया, सॉरी, हमें क्या करना था, हमें रिलैक्स वाला करना था, सिकुड़ने वाला हमने बना लिया है। ये है आंखें और रिलैक्स वाला बनाना है। आप देखो तीनों डायग्राम, मेरा शेप गोल नहीं बना है, वैसे आप बनाएंगे पेन से कॉपी पर तो बन जाएगा। क्या है कि यहाँ पर तो नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ पर मांसपेशियां ना सिकुड़ी है ना रिलैक्स हुई है, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन है, मतलब अभिनेत्र लेंस अपने नॉर्मल शेप में है। अब यहाँ पर सिकुड़ गई, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अगर जोर पड़ेगा, ऊपर और नीचे अगर दोनों तरफ से लेंस पर जोर दिया जाएगा, दोनों तरफ की मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी तो लेंस दब कर मोटा हो जाएगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा है, नीचे से भी और ये ऊपर से भी दोनों तरफ से उसको दबाया जा रहा है तो ये मोटा हो गया। अब यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर नीचे पक्षमाभी मांसपेशियां हैं ये रिलैक्स हो गई हैं, सिकुड़ी नहीं है, रिलैक्स हो गई हैं एकदम। ये जो जगह थी यहाँ से और ऊपर हट गई हैं, यहाँ से और अपनी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा दूर चली गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं। तो क्या होगा, इसको जगह ज्यादा मिलेगी। ये देखो, ये ऊपर नीचे एरो आप देखो, यहाँ पे ये नीचे से ये ऊपर से दबा रहा है तो ये मोटा हो गया। यहाँ पर आप देखो, हम कह रहे हैं कि मान लो रिलैक्स हो जाए, जैसे ये डायग्राम बना है कि पक्षमाभी मांसपेशियां दोनों तरफ से रिलैक्स हो जाए, मतलब ये वाली और इधर आ जाए, ये वाली और इधर आ जाए, दोनों तरफ से रिलैक्स हो जाएंगी तो ये अभिनेत्र लेंस को जो है ज्यादा जगह मिलेगी और वो और पतला हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, पक्षमाभी मांसपेशियां लेंस को मोटा या पतला करती हैं, तो कैसे करती हैं, या तो सिकुड़ कर या तो रिलैक्स होकर। रिलैक्स होकर मतलब क्या, फैल कर। तो यहां पर क्या है, सिकुड़ गई हैं। अगर मांसपेशियां सिकुड़ जाएं तो सिकुड़न से क्या होगा, लेंस जो है मोटा हो जाएगा। ये याद करने का छोटा सा तरीका होता है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि लेंस अगर सिकुड़ जाए तो मांसपेशियां अगर सिकुड़ जाए तो लेंस मोटा हो जाएगा। और वही यहाँ पर मांसपेशियां अगर फैल जाए, देखो ये दोनों तरफ अगर मांसपेशियां फैल जाए तो लेंस जो है पतला हो जाएगा। ठीक है, अगर मांसपेशियां फैल जाएं तो लेंस पतला हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मांसपेशियां सिकुड़ जाएं तो लेंस मोटा हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि यहीं से आपका एक नया टॉपिक निकलेगा, वो नया टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वैसे समंजन क्षमता। ठीक है, अब एक चीज और आपको यहाँ पर समझनी है, इसके आगे देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि अगर मांसपेशियां सिकुड़ जाएं तो लेंस मोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर पहले एक जगह लिख लेते हैं, मांसपेशियां सिकुड़न। मान लो शॉर्ट में लिखा है, मांसपेशियां सिकुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी तो लेंस मोटा हो जाएगा। उससे क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी कैसे, फोकस दूरी कुछ ध्यान आ रहा है कि हमने प्रकाश वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, लेंस की फोकस दूरी भी और दर्पण की फोकस दूरी भी। अब यहाँ पर हमारी आंखों में वाकई एक लेंस लगा है, हमने देखा भी डायग्राम में कि हमारी आंखों में सच में एक लेंस लगा है। तो अगर सच में एक लेंस लगा है तो उसकी फोकस दूरी भी होगी कुछ ना कुछ। तो वही कहा जा रहा है कि जब मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी तो लेंस मोटा हो जाएगा और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। कैसे, इसका हम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ हमारे आंखों के लेंस की बात हो रही है, पर हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह है आपका लेंस, मान लो ये मोटा है, चलो मान लो ये मोटा हो गया, तो अब क्या होगा, इसकी फोकस दूरी अगर पहले यहाँ तक थी तो मोटा होने के बाद यहीं तक रह जाएगी। ये कहा जा रहा है कि पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तो पक्षमाभी मांसपेशियों में आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर ये मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी तो लेंस मोटा हो जाएगा और फोकस दूरी कम हो जाएगी। अगर ये मांसपेशियां फैल जाएं, अगर ये मांसपेशियां फैल जाएंगी
तो लेंस जो है अगर मांसपेशियां फैल जाएंगी तो लेंस जो है पतला हो जाएगा और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ये फोकस दूरी बढ़ना, घटना, सिकुड़न, मोटा, पतला, ये आपको बिल्कुल एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि जो आपका टॉपिक है समंजन क्षमता, उसका बेसिक यही है। ये चीज समझ में आनी चाहिए, तभी आगे समंजन क्षमता आएगी। समंजन क्षमता हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि अगर मांसपेशियां सिकुड़ गई तो लेंस मोटा हो जाएगा और फोकस दूरी कम हो जाएगी। ये बेसिक चीज अभी समझ में आ जानी चाहिए, तभी समंजन क्षमता समझ में आएगी। और अगर लेंस फैल गया, रिलैक्स हो गया, तो मांसपेशियां फैल गई, रिलैक्स हो गई, तो लेंस पतला हो जाएगा और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, मतलब पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम है। ये चीज याद रखनी है, इसी से निकलेगी समंजन क्षमता। इतना हो गया। अब हाँ, एक चीज और, मान लो कि आप हमारी आंखों के सामने कोई भी चीज आएगी तो हम उसको देख सकते हैं। हम यही कहते हैं कि हम अपनी आंखों से कोई चीज देख सकते हैं, लेकिन मान लो कि कोई भी चीज है, कुछ मोबाइल है या कोई बुक है, उसको हम अगर इतना सटाकर अपनी आंखों से बिल्कुल, नाक से बिल्कुल सटाकर, इतना सटाकर अगर पढ़ने की कोशिश करें तो क्या हमें दिखाई देगा? ये हमारी आंखें हैं और हम इससे बिल्कुल सटाकर, अपनी नाक से बिल्कुल सटाकर अगर हम कोई बुक रखें और तब पढ़ने की कोशिश करें तो क्या हमें दिखाई देगा? हमें नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल सटाकर, एकदम सटाकर अगर पढ़ने की कोशिश करें तो नहीं दिखाई देगा, या सिर दर्द होने लगेगा। मान लो यहाँ से इतनी दूरी से अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, इतना पास से, तो क्या होगा? हो सकता है हम पढ़ तो लें, पर उससे आंखों पे बहुत जोर पड़ेगा, सिर दर्द होने लगेगा थोड़ी ही देर में। इतना पास से अगर पढ़ने की कोशिश करें, हम हो सकता है पढ़ लें, पर उससे आंखों पर जोर पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर इतना पास करके पढ़ने की कोशिश करें तो हम पढ़ लेंगे, पर आंखों पर जोर पड़ेगा, सिर दर्द होगा। वो आंखों पर जोर पड़ना या सिर दर्द होना, वो ये सिग्नल दे रहा है कि अब मांसपेशियों में और ज्यादा खिंचाव संभव नहीं है, मतलब अब मांसपेशियां और ज्यादा फैल नहीं सकती हैं। इतना पास करके पढ़ने की कोशिश करो तो सर भारी हो जाएगा। उसका रीजन ये है, वो ये सिग्नल दिया जा रहा है कि अब मांसपेशियों में और ज्यादा खिंचाव नहीं हो सकता, मांसपेशियां और ज्यादा नहीं फैल सकती अगर हम इतना पास करके पढ़ने की कोशिश करें। वही कोई चीज अगर इतना दूर कर लो, बहुत दूर कर लो, जहाँ से हमें पढ़ने में तो आ रहा है पर बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ध्यान से बहुत देर तक देखो तब हम वो चीज पढ़ पा रहे हैं, उसमें क्या होगा कि हम पढ़ तो लेंगे पर फिर से वही सिर दर्द होगा, आंखें भारी भारी सी लगने लगेंगी। अगर बहुत दूर करके पढ़ने की कोशिश करो तो थोड़ी ही देर में सिर दर्द होने लगेगा। उसका रीजन ये है, वो हमें ये सिग्नल दिया जा रहा है कि अब मांसपेशियां और ज्यादा नहीं सिकुड़ सकती, मतलब अब लेंस को और ज्यादा मोटा नहीं किया जा सकता। कितनी दूर रख लो, हम हो सकता है पढ़ तो ले, पर बहुत मुश्किल से पढ़ेंगे या सिर दर्द होने लगेगा बहुत ज्यादा दूर का पढ़ने में। उसका रीजन ये है कि हमें ये बताया जा रहा है कि अब मांसपेशियां और ज्यादा नहीं सिकुड़ सकती हैं, अब लेंस और ज्यादा मोटा नहीं हो सकता है। और वही अगर बिल्कुल नाक के पास रख के पढ़ने की कोशिश करो तब भी सिर भारी हो जाएगा। वो ये बता रहा है कि अब मांसपेशियां और ज्यादा नहीं फैल सकती, मतलब अपना डिस्टेंस एडजस्ट करो, जो चीज पढ़ रहे हो उसको नॉर्मल डिस्टेंस पे रखो, ये बताया जा रहा है। ठीक है, पक्षमाभी मांसपेशियों का काम सिर्फ इतना समझना है कि ये लेंस को मोटा या पतला करती हैं। पक्षमाभी मांसपेशियां लेंस को मोटा या पतला करती हैं, सिर्फ इतना समझना है। ठीक है, और ये चीज याद रखनी है कि मोटे में फोकस दूरी कम, पतले में दूरी ज्यादा। तो हमारा पक्षमाभी मांसपेशियां हो गई और अभिनेत्र लेंस हो गया। लेंस का डायग्राम जरूर ध्यान रखना है कि प्रकाश ऐसे आ रहा है और रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहा है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारे कौन से पार्ट्स बाकी हैं। कॉर्निया हो गया, नेत्रोद हो गया, पुतली हो गई, परितारिका हो गया, कचाप द्रव हो गया, पक्षमाभी मांसपेशियां हो गई, अभिनेत्र लेंस हो गया। क्या बाकी है? रेटिना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब रेटिना बाकी है हमारा। उसके बाद अंत बिंदु। अंत बिंदु के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं जानना है, बस डायग्राम में लेबल कर लेना है कि अंत बिंदु एक चीज होती है।
हमें जो डिटेल में पढ़ना है रेटिना के बारे में पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेटिना और उसके बाद दृक्तंत्रिका। तो देख लेते हैं इसको क्या है। चलो मान लेते हैं 9वीं है रेटिना, 9th नंबर है हमारा। तो रेटिना इंग्लिश का शब्द है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? रेटिना को दृष्टिपटल। रेटिना जो है इंग्लिश शब्द है, हिंदी में कहेंगे दृष्टिपटल। अब आप देखो रेटिना हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारी आंखें हो गई। अगर आपसे आंखों का कोई भी पार्ट पूछे, रेटिना पूछ ले, कॉर्निया पूछ ले, पुतली, परितारिका, कुछ भी पूछ ले, तो उसका एक डायग्राम छोटा सा बनाकर आप दिखा सकते हैं। उससे नंबर थोड़े ज्यादा मिलेंगे, टीचर को समझ में आएगा कि आपको ये डायग्राम पता है। तो मान लो रेटिना ये हो गया हमारा लेंस। यहाँ से प्रकाश आया और प्रतिबिंब बना। कहाँ पर? रेटिना पर। ये क्या है? लेंस है। क्या कह रहे हैं हम? रेटिना मतलब दृष्टिपटल। अब इसको दृष्टिपटल क्यों कह रहे हैं? दृष्टिपटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेटिना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आंखों का। आंखों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेटिना है, क्योंकि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। अभी जो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि लेंस से प्रकाश आया, प्रतिबिंब बना रेटिना पर, फिर कन्वर्ट हुआ विद्युत सिग्नल में। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पर। रेटिना हमारी आंखों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको कहा जा रहा है दृष्टिपटल, क्योंकि दृष्टि, विजन, जो कुछ हम देख पा रहे हैं सिर्फ रेटिना की वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन रहा है। लेंस से अपवर्तित होकर जो प्रकाश आ रहा है उसका प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन रहा है। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आंखों का, इसीलिए उसको दृष्टिपटल कह रहे हैं, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं वो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब के कारण ही देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया रेटिना के बारे में। अब इसके बारे में कुछ चीजें आपको और जाननी है कि ये सूक्ष्म कोमल झिल्ली होती है। क्या कहा मैंने? सूक्ष्म कोमल झिल्ली होती है। ये रेटिना जो है ये सूक्ष्म कोमल झिल्ली होती है। झिल्ली मतलब क्या? एकदम पारदर्शी परत। कोई भी चीज जो बहुत हल्की फुल्की सी है, जिसके आर पार आराम से देखा जा सकता है। सूक्ष्म कोमल झिल्ली। सूक्ष्म मतलब छोटी, कोमल मतलब सॉफ्ट। तो रेटिना जो है छोटी सी पारदर्शी परत है, सॉफ्ट सी। और क्या है रेटिना में? क्या होता है? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रेटिना का। ये रेटिना का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि इसमें जो है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। रेटिना में जो है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या हैं? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लेंस से प्रकाश आ रहा है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, इसलिए ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं। मतलब प्रकाश को सोखने वाली, प्रकाश को सोख कर उसका प्रतिबिंब बनाने वाली कोशिकाएं जो हैं रेटिना पर हैं। हम इसको प्रकाश सुग्राही रेटिना भी कह सकते हैं। कई जगह आपको एग्जाम में रेटिना ना देकर प्रकाश सुग्राही रेटिना दिया जाएगा, उसका मतलब सिर्फ रेटिना से है। इस नॉर्मल रेटिना को हम प्रकाश सुग्राही रेटिना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो सूक्ष्म कोमल झिल्ली, ये तो कॉमन है, आपने पढ़ा था कॉर्निया में भी कि वो भी झिल्ली था, पारदर्शी परत थी, तो ये चीज तो कॉमन है। उसमें क्या जरूरी था कॉर्निया में कि पढ़ने वाला अधिकांश प्रकाश अपवर्तित हो जा रहा है कॉर्निया से। इसमें क्या जरूरी है रेटिना में कि इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जितना हो सके कोशिश करनी है कि हर टॉपिक में आप डायग्राम बना लो।
हर टॉपिक में आप उससे रिलेटेड एक डायग्राम बना लो। रेटिना हो गया। अब और क्या पढ़ना है, रेटिना के बाद हमारा आखिरी चीज थी दृक तंत्रिका। ये हमारी आंखों का लास्ट पार्ट है, दृक तंत्रिका। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, मतलब बहुत गोल नहीं बना है पर ऐसे ही है। और उसके अंदर एक ऐसे 3 परत है वैसे आंखों की, लेकिन मैंने चलो 2 ही बनाई है। और यहाँ पर मान लो लेंस या जो भी कुछ है, हमें इससे मतलब है, दृक तंत्रिका से मतलब है हमें। ये चीज जो है हमारी दृक तंत्रिका, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है। अभी तक आपने दृक तंत्रिका के बारे में जान ही लिया है। होता क्या है, दृक तंत्रिका जो है हमेशा ये चीज जो है ये कहीं जाकर आगे जाकर हमारे दिमाग से जुड़ी होती है। ये दृक तंत्रिका आगे जाकर हमारे दिमाग से जुड़ी होती है। तो इसके पीछे क्या वर्किंग चल रही है कि लेंस पे प्रकाश आया, लेंस पे प्रकाश पड़ा और यहाँ से जाकर ये अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। लेंस पे प्रकाश पड़ा, अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। उसके बाद वो प्रतिबिंब जो है कन्वर्ट हुआ विद्युत सिग्नल में। लेंस पर प्रकाश पड़ा, वो प्रकाश का प्रतिबिंब जो है अपवर्तित होकर बना कहाँ, रेटिना पर। फिर रेटिना पर उस प्रकाश के प्रतिबिंब का क्या हुआ, उसने उस प्रतिबिंब को जो है बदल दिया विद्युत सिग्नल में। किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। क्यों बदला, क्योंकि हमारा दिमाग कोई प्रतिबिंब नहीं पहचानता, हमारा दिमाग सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहचानता है। तो रेटिना ने जो है उसको बदल दिया विद्युत सिग्नल में। उसके बाद वो विद्युत सिग्नल दृक तंत्रिका से होकर गया। वो विद्युत सिग्नल दृक तंत्रिका से होकर गया कहाँ पर, हमारे दिमाग में। और हमारे दिमाग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि जिस चीज का प्रतिबिंब बना है वो चीज कौन सी है। तो दृक तंत्रिका के बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये दिमाग से जुड़ी हुई है और ये जो है विद्युत सिग्नल, प्रतिबिंब वाला विद्युत सिग्नल दिमाग पर लेकर जाती है और दिमाग चीजें आइडेंटिफाई कर लेता है। तो यहाँ पर हमने मानव नेत्र के सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो मैंने आपको कहा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा समंजन क्षमता, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।